हमारा लिथोस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर डिस्टर्ब नहीं था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एनवायरनमेंट का स्टेटस डिस्टर्ब हुआ। हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के हमने काजेज भी पढ़ने हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मैनिफेस्टेशंस भी पढ़ने हैं, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के को किस तरह ठीक करना है, टैकल करना है, ये भी हमने पढ़ना है। लेकिन अगर मैं इसकी स्टेटस की बात करूं तो ये बात माइंड में रखिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कार्बन एमिशन कम थी, एनवायरनमेंट आपका सिक्योर था, एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं था। नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स की वजह से आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लियर था। ह्यूमन एक्टिविटीज ने आपके एनवायरनमेंट को बैडली डिस्टर्ब किया। इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है कुछ बायोटिक फैक्टर्स एंड कुछ एबायोटिक फैक्टर्स पे ये मुश्तमिल होता है। आपकी जो सराउंडिंग है इसमें बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग है वो 95% ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज ये रिस्पॉन्सिबल है एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में। आपके एनवायरनमेंट में जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, या जो लिथोस्फेयर है, या जो हाइड्रोस्फेयर है, वाटर जो है, वाटर बॉडीज, या आपकी बायोस्फेयर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो डिस्टर्ब होते हैं ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, वोल्केनिक एरप्शन की बात कर सकते हैं, ड्यू टू आर्टिफिशियल फैक्टर्स, मैन मेड एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, और कुछ चीजें इंड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू रिवोल्यूशन, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो एक क्वेश्चन भी आया था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैन एंड शुड गो हैंड इन हैंड। ये एक ऐसे आया था कि जब भी ह्यूमन बीइंग ने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की तरफ कोशिश की है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ गया है, तो एनवायरनमेंट इग्नोर हुआ है। और हमें चाहिए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी दोनों को हम एक साथ लेके जाए। सस्टेनेबल मैकेनिज्म हो जो कि एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बैलेंस रखे। सो एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग दैट सराउंड अस, इट कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर एटमॉस्फेयर, आर द एयर। एटमॉस्फेयर को एयर भी कहते हैं, एवरीडे साइंस में हमने पढ़ा है इसको। इसके डिफरेंट फेजेस पढ़े हैं, डिफरेंट लेयर्स पढ़े हैं, डिफरेंट पॉजेस पढ़े हैं इसमें हमने। एयर में जो भी है फ्रॉम द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, उसमें ओजोन का लेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर सारे आ जाते हैं, जो कि हमने फिजिकल जियोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड अगेन लिथोस्फेयर की अगर हम बात करें तो इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी ऐसा है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर अभी तक नहीं पढ़ा है। हाइड्रोस्फेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइड्रोस्फेयर पे क्वेश्चन नहीं आते, एंड बायोस्फेयर पे भी क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। ये आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। अभी अगर मैं बात करूं कि आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड कैसे होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होती है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन is the issue related to environment. Environmental degradation is the deterioration of the environment. It is the deterioration of environment. It is the destruction of all the spheres of all the components of environment. Destruction of atmosphere, destruction of lithosphere, destruction of hydrosphere and destruction of biosphere. चारों चीजें इसमें आ जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती है? हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है, या जो हमारा अर्थ है इसका लिथोस्फेयर है,
इसके डिस्ट्रक्शन को हम डायरेक्ट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। द डिटोरिएशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट थ्रू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम इन अदर वेज is called environmental degradation. Simple, it is the combination of two words, environment and degradation. So environment में क्या है? Atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. और फिर degradation क्या होता है? Degradation is the destruction, deterioration of environment because of multiple factors. वो बाद में पढ़ेंगे, जिसमें natural factors, artificial सारे factors आ जाते हैं। ये आपकी एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात थी डिफिनीशन के हवाले से। इसके साथ अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो जब भी हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारे इसमें आएंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। जिस तरह के अगर प्रीवियस स्लाइड को मैं देखूं, प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास हाइड्रोस्फीयर है कि नहीं, प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास लिथोस्फीयर है कि नहीं, एंड एटमॉस्फेयर है। इन द सेम मैनर इसको डिग्रेड करने में हम पोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास एयर पोल्यूशन भी होता है, हमारे पास वाटर पोल्यूशन भी होता है और हमारे पास सॉइल पोल्यूशन भी होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। आपके एनवायरनमेंट के हिस्सों में एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, और ये तीनों चीजें जो है वो डिग्रेड होती है, डिस्टर्ब होती है ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स। अभी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में अगर मैं एयर पोल्यूशन की बात करूं, सो एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स एंड पार्टिकल्स इन द एयर, द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स, हार्मफुल मटेरियल, हार्मफुल पार्टिकल्स इन द एयर, जो कि डिस्टर्ब करेगा, जो कि आपके एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेगा। सो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स एंड पार्टिकल्स इन द एयर एंड सच कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल टू मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। मैं कह सकता हूं कि जो हार्मफुल पार्टिकल है, वो हार्मफुल पार्टिकल जो आपके एयर को डिस्टर्ब करता है, जो आपका फ्रेश एयर है, वो फ्रेश एयर डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। सो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स एंड पार्टिकल्स इन द एयर इन सच कंसंट्रेशन which are harmful to man and his environment is called air pollution. एयर पोल्यूशन में हमारे पास गैसेज होते हैं, हमारे पास स्मोक भी है, डस्ट भी है। ये सारे पॉइंट जो है ये आपको जो एयर है ये डिस्टर्ब करता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन की, सो वाटर पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस which degrades the quality of water। वो एडिशनल सब्सटेंसेस है जो कि वाटर क्वालिटी को डिस्टर्ब करे, so that it either becomes health hazards or unfit to use it, जो हम आगे इम्पैक्ट्स में पढ़ेंगे। जो कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर हमारे पास H2O फॉर्म में, फ्रेश वाटर हमारे पास ओशन फॉर्म में अवेलेबल होता है, लेकिन विद मल्टीपल एक्टिविटीज जो कि मैन मेड भी है, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड पे इंड्यूस्ड भी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बेस पे, सो फिर वाटर पोल्यूशन आ जाता है जो वाटर को बेसिकली डिग्रेड करता है। द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट ईदर बिकम्स हेल्थ हैजर्ड और अनफिट टू यूज इट, उसको वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और जब भी हम बात करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो एयर पोल्यूशन के बाद, एटमॉस्फेयर के बाद लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर की बात आ जाती है, हाइड्रोस्फेयर की बात आ जाती है। हाइड्रो में आपने वाटर पोल्यूशन की बात करनी है, और जो लिथोस्फेयर है, लिथो अर्थ स्ट्रक्चर, अर्थ सरफेस को कहते हैं। सो लिथोस्फेयर में हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ सरफेस है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है, समटाइम बाय नेचुरल एक्टिविटीज। देखो ये बात माइंड में रखे कि हमारे पास जब एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है
हमारे पास या एयर पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो या लैंड पोल्यूशन हो, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होगा, या कभी कभार मैन मेड एक्टिविटीज़ के अलावा नेचुरल एक्टिविटीज़ के साथ भी होगा। सो मैन मेड एक्टिविटीज़ या नेचुरल एक्टिविटीज़ के बेस पे भी हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 95% रिस्पॉन्सिबल है कि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करे, लेकिन सम टाइम 5 to 10% आपके नेचुरल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं कि आपके लैंड को पोल्यूट करे। आपका लैंड पोल्यूट हो या आपकी वाटर पोल्यूट हो या आपका एयर पोल्यूट हो, इन तीनों को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कैटेगरी में हम ज़रूर रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे जाए कि काजेस क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। काजेस के बाद फिर हम इम्पैक्ट्स भी पढ़ेंगे और हम प्रिवेंटिव मेयर्स भी पढ़ेंगे। देखो, काजेस सिंपल है कि आपके पास जो 95% है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। ह्यूमन एक्टिविटीज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज भी है जो कि डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की वजह से है। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से 95% कार्बन एमिशन हो रहा है और ये क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन काज भी है। जिस तरह की मैंने बात की ओवर पॉपुलेशन, तो ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसकी वजह से, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसकी वजह से दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और वो रिसोर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और उन रिसोर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। So the very first cause is overpopulation. Rapid population growth puts strain on natural resources, which result in degradation of environment. मल्थूजियन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा था। ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्स डिस्टर्ब होते हैं और रिसोर्स के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी जो पॉपुलेशन के लिए फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम बात फूड अवेलेबिलिटी की नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ पुट्स स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज डिस्टर्ब होके आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड हो जाता है। अगर हम बात करें ओवर पॉपुलेशन की, तो ये मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में पढ़ाया भी था कि इसके काजेस क्या है, इम्पैक्ट्स क्या है, किस तरह इसको एड्रेस करेंगे, और उस पर पूरा ऐसे के डायनेमिक्स के बेस पे मैंने डायमेंशंस भी दिए थे कि ऐसे भी आप इस पे इस तरह लिख सकते हैं। जिसमें पहली बात मोर्टिलिटी रेट की थी। मोर्टिलिटी रेट हैज गॉन डाउन ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। मैंने आप लोगों को कहा था कि पहला काज ये है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, मेडिकल फैसिलिटीज आई है, जिसकी वजह से मोर्टिलिटी रेट डाउन हुआ है। मैंने आप लोगों को अलाइन टेक्निक में कहा था कि जब भी कोई काज होता है उसको अलाइन करके सोल्यूशन दे, लेकिन फिर मैंने कहा था मोर्टिलिटी रेट को आप लोग सोल्यूशन में ये ना कहे कि मोर्टिलिटी रेट हम बढ़ा दे और हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को ख़त्म करके लोगों को ज़्यादा मोर्टिलिटी पे लेके जाए, ज़्यादा मारने पे मजबूर करके पॉपुलेशन को ख़त्म करे। ये एलाइन टेक्निक में नहीं हो रहा था। लेकिन अगर काज की बात करें, सो मोर्टिलिटी रेट हैज़ गॉन डाउन ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ विच हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड लाइफ स्पान। लोग ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रहते हैं, उनका लाइफ स्पान भी ज़्यादा होता है, लाइफ स्पान के साथ साथ वो मरते नहीं है तो लोग भी ज़्यादा होते हैं बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। फिर मोर पॉपुलेशन सिंपली मीन्स मोर डिमांड्स ऑफ बेसिक नीड्स। पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा होगी, मोर डिमांड की वजह से मोर एक्सप्लॉयटेशन होगी नेचुरल रिसोर्सेज की, और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आपका एनवायरनमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिग्रेड होगा। ये पहला काज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। दूसरा काज लेके लैंडफिल्स। जब भी हमने बात की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारी ये बात हुई थी एवरीडे साइंस में कि या तो आपने इंसिनरेशन की तरफ जाना है
अगर इंसिनरेशन की तरफ नहीं जा सकते तो आप लैंड फिलिंग की तरफ जाए। एंड लैंड फिल्स आर साइट्स designated for dumping rubbish, garbage और अदर सॉर्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को हम एक पूरे लैंड फिलिंग में, एक क्राइटेरिया भी है लैंड फिलिंग का कि हमने थोड़ा दूर जाके ट्रांसपोर्ट से, पॉपुलेशन आबादी से, कुछ सिविल सोसाइटी से, जो हमारे हाउसिंग सोसाइटी है उससे दूर जाके एक ऐसी जगह पे हमने डंपिंग करनी है और उसको फिल करना है गार्बेज को, सॉलिड वेस्ट को, ताकि वो क्या हो, डिस्टर्ब हो। लेकिन अगर हम लैंड फिल की बात करें तो लैंड फिलिंग आप इस्लामाबाद में देख सकते हैं, एच सेक्टर में पूरा सेक्टर लैंड फिलिंग का है, लेकिन वो डिस्टर्ब करे, पोल्यूट करे एनवायरमेंट को। लैंड फिल डायरेक्टली पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ द सिटी। लैंड फिलिंग की वजह से ब्यूटी ऑफ द सिटी डिस्टर्ब होता है, एटमॉस्फेयर भी डिस्टर्ब होता है, लिथोस्फेयर भी डिस्टर्ब होता है, बायोस्फेयर भी डिस्टर्ब होता है। सो इसका मतलब ये है कि लैंडफिल एक मेन अहम काज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इसकी वजह से आपका हेल्थ भी डिस्टर्ब होगा, डिजीजेस भी आएंगे, इसके साथ हेल्थ इश्यूज में एनीमिया, अस्थमा, ये सारे डिजीजेस आ सकते हैं। इट पोज अ ग्रेट रिस्क to the health of the environment and also to the health of the people, the lifestyle of the people who live there, the environment, वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। and again landfills produce a foul smell when burned and cause substantial environmental degradation। आपका एयर पोल्यूशन भी डिस्टर्ब होता है, आपका एयर पोल्यूट होता है तो आपको एक फूल स्मेल आता है। तो लैंडफिल भी एक काज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। इसके साथ साथ deforestation is the cutting down of trees to make way for more homes and industries। जब भी हमने अर्बनाइजेशन की बात की, प्लान्ड अर्बनाइजेशन पढ़ा था, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन पढ़ा है, उसमें मैंने कहा डिफॉरेस्टेशन जो है हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास हाउसिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जगह हो। और डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन ऑफ द ट्री है फॉर मेकिंग वे फॉर मोर होम्स, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स। ह्यूमन बीइंग इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए और हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए और अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाता है। एंड डिफॉरेस्टेशन जो है वो होता क्यों है, वो भी मैं कहता हूं कि रैपिड ग्रोथ एंड पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्स डिप्लीट होते हैं, तो आपको डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाना होता है। और फिर इसके साथ एनिमल ग्रेजिंग एंड हार्वेस्ट फॉर फ्यूल वुड आर सम ऑफ द अदर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास होम्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जगह हो। एंड अगेन रैपिड पॉपुलेशन की वजह से हमारे रिसोर्स डिप्लीट हो जाते हैं, तो हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं। फिर अगर हम एनिमल ग्रेजिंग की बात करें, हार्वेस्टिंग ऑफ फ्यूल वुड की बात करें, फिर भी हमें डिफॉरेस्टेशन की जरूरत होती है। And deforestation contributes to the global environment as decrease the forest size, put carbon back into the environment, carbon dioxide emissions। क्योंकि अगर आप ज्यादा दरख्त लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। चूंकि हम डिफॉरेस्टेशन की तरफ जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता। ट्रीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन आपको देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी भी कम होगी। ये भी एक काज है आपका एयर पोल्यूशन डिस्टर्ब होने में, ये भी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक काज। फिर कुछ नेचुरल कॉजेज है, नेचुरल कॉजेज लाइक एविलांच, द स्नो स्लाइड, लाइक अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव्स, स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर। कुछ नेचुरल काजेस ऐसे हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। आपके पास फ्लड्स आ गए, आपके पास फ्लड्स के साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि फ्लड्स के अलावा एविलांचे और इसके साथ साथ अर्थक्वेक्स, टाइडल वेव्स, स्टॉर्म्स, सुनामी, वाइल्ड फायर,
ये सारे वो नेचुरल काजेज है जो कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं. They can totally crush nearby animals and plants and also degrade environment. आपका एनिमल प्लांट्स, एनिमल भी क्रश कर जाते हैं, प्लांट भी क्रश कर जाते हैं ये, और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एनवायरनमेंट हो डिस्टर्ब करता है, लिथोस्फीयर, डिग्रेडेशन ऑफ एयर पोल्यूशन भी इससे आ सकता है. नेचुरल कॉजेज, वोल्केनिक एरप्शन की बात करें तो एनवायरनमेंट कार्बन एमिशन कितना हो रहा है. अर्थक्वेक की बात करें तो पूरा लैंड डिस्टर्ब हो जाता है. वेव्स एंड स्टॉर्म्स की बात करें, सुनामी की बात करें, हेल स्टॉर्म्स की बात करें, तो आपका पूरा एयर, वाटर, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है. एयर मॉसेस, वाटर एरियाज, लैंड एरियाज डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो नेचुरल कॉजेज भी आपको आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं. अभी अगर मैं बात करूं इसके इम्पैक्ट्स के, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के डायरेक्ट इम्पैक्ट्स है. इसके इम्पैक्ट्स वाटर पे भी है, वाटर एरियाज पे, ह्यूमन बीइंग पे भी है, एयर पे भी है, बायोडाइवर्सिटी पे भी है. अगर हम बात करें फ्रेश वाटर की और आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड है तो आपके पास फ्रेश वाटर नहीं होगा. अगर मैं बात करूं नेचुरल कैटास्ट्रॉफी की, नेचुरल डिजास्टर्स की, उसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा तो आपको ज्यादा मनी स्पेंड करनी होंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूरिफाइंग एयर. एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हम आर्टिफिशियल रेन करते हैं या नहीं. आपका स्मोक ज़्यादा हो जाए तो हम रेन को क्या करते हैं, ज़्यादा आर्टिफिशियल वे में विद इन 2 to 3 days क्लियर करते हैं ताकि स्किन डिजीज ना हो. सो आपके जो बायोटिक फैक्टर्स है और आपके एबायोटिक फैक्टर्स है, दोनों इफेक्ट होते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से. फ्रेश वाटर पोल्यूशन, फ्रेश वाटर नहीं होता आपके पास, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी है, रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो जाते हैं, डिजीजेस भी आते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स मर भी जाते हैं उनकी वजह से, स्किन डिजीजेस भी आ जाते हैं. सो ह्यूमन हेल्थ माइट बी एट द रिसीविंग एंड इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ डिस्टर्ब होगा. फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू द स्किन, फ्रॉम नमूनिया टू आजमा, ये सारे डिजीजेस एयर पोल्यूशन की वजह से होता है. टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक नमूनिया एंड आजमा काज करते हैं. स्किन डिजीजेस भी ऐसे काज होते हैं. एंड अगेन मिलियंस ऑफ पीपल आर नोन टू हैव डाइड ड्यू टू इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. और इसके अलावा स्किन डिजीजेस भी आ जाते हैं. तो ह्यूमन बीइंग पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. सेकेंडली, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखो, बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इकोसिस्टम को बैलेंस रखना, बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम in the form of combating pollution, in the form of restoring nutrients, stabilizing climate. water sources को stabilize करने के लिए जरूरी होता है. बायोडाइवर्सिटी लॉस की वजह से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से आपका बायोस्फीयर, बायोम्स, सारे बायोम्स जो होते हैं, एक्वेटिक बायोम और वी कैन से एक्वेटिक के बाद एयर बायोम्स, ये सारे लैंड बायोम्स, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं. So biodiversity is important for maintaining the balance of ecosystem in the form of combating pollution, restoring nutrients, protecting water sources and stabilizing climate. Without that, अगर climate stabilize नहीं है तो मानसून की वजह से आपकी हेल स्टॉर्म और फ्लड्स आ सकते हैं. अगर वाटर सोर्सेज आपकी प्रोटेक्ट नहीं है तो आपकी वाटर बॉडीज आपको डायरेक्टली डिस्टर्ब करेगा. एंड अगेन, अगर आपके न्यूट्रिएंट सही तरह से रिस्टोर नहीं है, न्यूट्रिएंट की रिस्टोरेशन सही नहीं है, पोल्यूशन कम्बेट नहीं हो, तो फिर भी चीजें डिस्टर्ब होगी. डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन आर अ फ्यू मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. देखो, मैं अगर आपको कहूं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये इसके इंपैक्ट में आता है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी लॉस होता क्यों है? बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन.
और ये सारे जो चारों काजेज है, ये चारों काजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी आप लिख सकते हैं. एंड मेनी स्पीशीज हैव बीन वेनिश्ड एंड मेनी मोर आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. बहुत सारे स्पीशीज भी आपके डिस्टर्ब है. किस चीज की वजह से? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से डिस्टर्ब हो रहे, डिस्टर्ब हो चुके हैं. इसके साथ साथ ओजोन लेयर डिप्लीशन. देखो, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक चेंजेस की, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की डायरेक्ट इंपैक्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन पे. मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है? कार्बन एमिशन की वजह से. कार्बन एमिशन क्यों होता है? कार्बन एमिशन में अगर मैं बात करूं तो यही नेचुरल फैक्टर्स, आर्टिफिशियल फैक्टर्स इन्वॉल्व है. तो ओजोन की डिप्लेशन की वजह से आपका एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है, और एटमॉस्फेयर के डिस्टर्ब होने की वजह से क्या दोबारा हो जाए इनकी, एनवायरमेंटल ओजोन लेयर के डिस्टर्ब होने की वजह से आपका एनवायरमेंट भी डिस्टर्ब होगा. शाबाश, ये बात आ गई यहां पे. द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन. अगर आपके हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, तो क्या वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे? डायरेक्टली करेंगे. सो जो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट है वो आपका किस चीज पे है? ओजोन लेयर के किस चीज पे? ओजोन लेयर के डिप्लीशन पे. और उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब करेगा, एबायोटिक फैक्टर को डिस्टर्ब करेगा. The presence of greenhouse gases such as chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbons in the atmosphere is causing the ozone layer to deplete. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से आपके अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब करेगा. दूसरी बात, क्या आपकी जो एटमॉस्फेयर है क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगा? वो भी डायरेक्टली डिस्टर्ब होगा. क्या कार्बन एमिशन जो है, हार्मफुल रेडिएशन अर्थ को डिस्टर्ब नहीं करेगा? करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोटिक फैक्टर्स है और एबायोटिक फैक्टर्स है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस गैसेज, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो इस चीज को डिस्टर्ब करेगा. और जब भी ये सारे रेडिएशन दोबारा अर्थ को आता है तो इसकी वजह से ग्रीन, जो हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो डिस्टर्ब होगा. और ग्रीन हाउस इफेक्ट के डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी जो 0 to 15 किलोमीटर तक एरिया है उसमें ग्लोबल वार्मिंग आएगा. आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, अर्थ टेम्परेचर बढ़ेगा. और एक और बात, कभी कभार एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से जो कार्बन एमिशन होती है, जो ट्रोपोस्फेयर में कार्बन एमिट होता है, उसकी वजह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बन जाता है. क्या? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. और ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू अदर्स. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन खतरनाक ज्यादा होता है, तो ये भी इसका इंपैक्ट है. आगे अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक इंपैक्ट, the environmental degradation can have a significant economic impact in terms of restoration of green cover, cleaning up of landfills and protection of endangered species. आपकी जो प्रीवियस जितनी भी बातें मैंने की कि अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब है, ह्यूमन बीइंग पे इम्पैक्ट्स है, स्किन डिजीजेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं, उनको रिकवर करने के लिए
इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए आपको इकोनॉमी चाहिए। और जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्टर्ब करता है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट को डिस्टर्ब करता है, तो उसके इनडायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमी पे आते हैं। और द इकोनॉमिक इंपैक्ट कैन आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि अगर आपकी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, लैंड पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उसकी वजह से आपकी टूरिज्म डिस्टर्ब होगी, और टूरिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। पहली बात कि हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, उसको टेकल करने के लिए, रिकवरी के लिए, मिटिगेशन के लिए इकोनॉमी चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं तो उसकी वजह से आपकी टूरिज्म साइट्स है वो डिस्टर्ब होंगी, तो ये भी एक फाइनेंशियल चैलेंज है फॉरवर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग टू एड्रेस टू टेकल दैट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इकोनॉमिक टू एड्रेस द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। जो एड्रेस करने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि इसमें जो मेन काज है उसको ठीक कर ले। मेन काज है कार्बन एमिशन, और मेन काज कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज है, सो उसको थोड़ा मिनिमाइज कर। सेकेंडली कार्बन एमिशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो आप थोड़ी बहुत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। एंड अगेन कुछ नेचुरल एक्टिविटीज है लाइक वोल्केनिक एरप्शन, फ्लड, उसको रोक नहीं सकते बल्कि उसको मिटिगेट करने की जरूरत है। सो द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन इज स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड एनकरेज एफॉरेस्टेशन। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड एनकरेज एफॉरेस्टेशन। इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत जरूरी है। डिफॉरेस्टेशन के ऊपर पॉलिसीज भी होनी चाहिए ना, चेक्स एंड बैलेंस भी है ना। डिफॉरेस्टेशन अगर कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए? जैसे ये टिम्बर माफिया सर इधर एग्जैक्टली। पाकिस्तान में। कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव रोल होना चाहिए, बल्कि नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान, ग्लोबली COP29 के कॉन्टेक्स्ट में, क्योटो प्रोटोकॉल के कॉन्टेक्स्ट में आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इफेक्टिव होने चाहिए, ताकि कार्बन एमिशन हो, आपका एनवायरनमेंट क्लीन हो, और SDGs 3 में, SDGs 2 में, SDGs 7 में सारी बातें यही है। फूड सिक्योरिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जीरो हंगर, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज, ये यूएन के बेस पे यही पॉलिसीज है। एंड अगेन रिडक्शन एंड लग्जरी टू नेसेसिटी। देखो, हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे हम ना जाए, हम अपने जरूरत के मुताबिक चीजें क्या करें, यूटिलाइज करें। फ्रॉम द वेरी टिश्यू पेपर टू द ऑटोमोबाइल, फ्रॉम द डोमेस्टिक अप्लायंसेज टू इंस्टीट्यूशन अप्लायंसेज, हम अपने नेसेसिटी के मुताबिक कंजम्पशन करें, बायोडिग्रेडेबल चीजों को यूज करें। और जब नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है तो वो डायरेक्ट लैंड पोल्यूशन काज करता है, तो वो आपके एनवायरनमेंट को डिग्रेड करेगा। एंड हमने यूज करना है 3R अप्रोच, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल स्ट्रेटेजी। 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें होगी तो हम रिसाइकल की तरफ जा सकते हैं, रीयूज की तरफ जा सकते हैं, और हमने रिडक्शन भी करनी है कार्बन एमिशन की, ह्यूमन एक्टिविटीज की। एंड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक, अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक को अगर यूज करेंगे तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। एंड एजुकेटिंग पीपल, द अवेयरनेस इज टू मच इंपॉर्टेंट। क्या ये वही आरलेम अप्रोच अप्लाई नहीं है? आरलेम रिफॉर्म्स, लीगल एक्शंस, इकोनॉमी, अवेयरनेस, मीडिया के थ्रू, सारी चीजें ये है जो मैंने स्कूल ऑफ थॉट में सॉल्यूशंस में आप लोगों को करंट अफेयर में समझाया था।
तो यहां तक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मुताबिक इस टॉपिक को हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से लेके कंटेम्पररी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक ले आते, एनवायरमेंट बिफोर इंडस्ट्रीज, एनवायरमेंट बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एनवायरमेंट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के मैनिफेस्टेशन आपने देखना है कि हम एविडेंसेस दें कि हमारा एनवायरनमेंट 1990 में, 1900 में, 1990 में एंड 2090 में कैसा होगा और अभी कैसा है। हमारी एनवायरनमेंट में रिप्लेसमेंट हो रही है ग्रीन लैंड की, और वो हम हाउसिंग सोसाइटी की तरफ उसको लेके जाते हैं। तो हिस्ट्री के बाद हम मैनिफेस्टेशंस देंगे कि यस इट इज ट्रू दैट एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है तो इसके कुछ काजेज भी होंगे, और वो काजेज मैंने बता दिए। फिर उसके इम्पैक्ट्स भी है और सॉल्यूशंस आपने देने हैं। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में आपके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर बात आ जाए तो आप इन तीनों पोल्यूशंस की बात भी करें, और इन तीनों पोल्यूशन के जो काजेज है, जो इम्पैक्ट्स है, वो यही एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी काजेज या इम्पैक्ट्स होंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली किसी 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए एवरीडे साइंस में या जियोग्राफी के किसी क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है, एक क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है। आप लोग फिर इसलिए इसको इग्नोर ना करें, अच्छी तरीके से कवर करें। और इस क्लास के बाद मैं असाइनमेंट देता हूं, जिस तरह प्रीवियस क्लास में भी मैंने दिया था, तो आप लोग असाइनमेंट लिख ले और इसका क्वेश्चन अगले क्लास से पहले जरूर सबमिट करें। वो क्वेश्चन ये है, हाउ डज environmental degradation how does environmental degradation comma such as deforestation and pollution comma impact biodiversity and human health impact biodiversity and human health I repeat सर ये लिख सकते हैं सर, सर उसमें तो क्या ये क्वेश्चन लिख ले, असाइनमेंट है, ठीक है। हाउ डज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉमा सच इज डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन कॉमा impact biodiversity and human health comma and what measures can be taken to mitigate these effects and what measures can be taken to mitigate these effects. I repeat, how does environmental degradation such as deforestation and pollution comma impact biodiversity and human health comma and what measures can be taken to mitigate such these as effects deforestation and such and as what deforestation measures and can be taken to mitigate these effects. ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। लिख लिया क्वेश्चन। सर सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड के बाद क्या था? सच एज देखो, डिफॉरेस्टेशन के बाद क्या था सर? हाउ डज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉमा सच एज डिफॉरेस्टेशन एंड पोल्यूशन कॉमा impact biodiversity and human health and what measures can be taken to mitigate these effects. ये आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट कर दे, ठीक है सर हेलो सर।